Hello everyone. So yesterday we started with this first chapter on insurance claim और उसके अंदर loss of stock. चैप्टर कोर्स में क्यों है कल अपन ने डिस्कस किया, और फायर के दिन हमारे गोडाउन में स्टॉक कितना था वो कैलकुलेशन सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, यहाँ साइंस वाले फेल, क्योंकि यहाँ पे आग से सब कुछ जल गया है ही नहीं कुछ, तब वो कितना था वो निकालने के लिए साइंस वालों के पास टेक्निक नहीं है, हमारे पास है। मतलब कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ आप कहेंगे हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं, और बड़ा ही आसान सा सिस्टम है। कुल मिला के सारा क्लेम बैलेंसिंग फिगर पे चलता है। कल अपन ने कुछ पॉइंट समझे कि सबसे पहला काम अपना क्या होगा, जीपी रेट का कैलकुलेशन। वंस दैट जीपी रेट इज़ देयर विथ अस, हाँ, या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी, या हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना करके रेट निकालेंगे, या क्वेश्चन ज़्यादा मेहनत करने का कभी कहेगा 2-3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट बना करके एवरेज जीपी रेट निकालेंगे। वंस दैट इज़ डन, फिर हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हाँ, नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये फाइनल अकाउंट्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट तो ईयर एंड तक का बनता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ कहाँ तक का बनेगा, टिल डेट ऑफ फायर, क्योंकि आग तो कभी भी लग सकती है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो परचेज है, एक्सपेंसेस है, सेल्स है, वो भी 12 महीने की नहीं आएगी, साल के शुरू से लेकर के जिस दिन आग लगी वहाँ तक की आएगी, टिल डेट ऑफ फायर। और जब आप सब चीज़ें टिल डेट ऑफ फायर लिखोगे, जीपी लिखोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंसिंग फिगर आपका आने वाला है, वो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला आएगा, ऑन डेट ऑफ फायर। कल मैंने आपको कहा था ट्रेडिंग अकाउंट जब ईयर एंड तक का बनता है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड वाला आता है। क्लोजिंग अकाउंट अगर टिल डेट ऑफ फायर तक का होगा, ट्रेडिंग अकाउंट टिल डेट ऑफ फायर तक का होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक भी फायर के दिन हमारे गोडाउन में कितना था, फायर के वक्त गोडाउन में कितना था, वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कारण इसको दूसरे तरीके से समझा जाए, साल के शुरू का ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, साल के परचेजेस पूरे साल के नहीं, कहाँ तक, जिस दिन आग लगी। ओके, इसको अगर मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊँ, एक क्वांटिटी की टर्म्स में, मतलब क्वांटिटी की टर्म्स में, कि शुरू में मान लीजिए मेरे पास 100 किलो का स्टॉक पड़ा था, आग लगने से पहले आपने 400 किलो का स्टॉक और ख़रीदा, मतलब टोटल आपके पास कितना स्टॉक हो गया, 500। 500 में से आग लगने से पहले पहले मैं 450 किलो बेच चुका था, तो ऑब्वियसली गोडाउन में स्टॉक फायर के दिन कितना होगा, 50 किलो, क्योंकि किलो में बात कर रहा हूँ मैं, रुपए में बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 50 केजीज ओनली। ये केजीज में बात हुई। अब आप कहेंगे हम तो पिनल अकाउंट कोई केजीज में थोड़ी बनाते हैं, रुपीज़ में बनाते हैं, कोई बात नहीं, समझ लो। मान लो 10 रुपये किलो के हिसाब से आप गुड्स खरीदते हो, कितने का हुआ, 1000 रुपये। ये कितने का हुआ, 4000। हाँ, बेचा आपने 12 रुपये से, तो 450 किलो का जो वैल्यू आएगा वो तो आप कहेंगे 12 रुपये से आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 450 का 12 रुपये से वैल्यू कितना बनता है, 5400 रुपये। अब समझिए, ये तो सब 10 रुपये से आ रहा है, ठीक है, ये 12 रुपये से आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी आई, क्वांटिटी तो 450 किलो ही है, पर अमाउंट 4500 की जगह 5900 आ रहा है, तो इसीलिए तो अपन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कभी क्वांटिटी में नहीं होता, ये नहीं 500 किलो खरीदा और 600 किलो बेचा, 100 किलो का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा रुपए में ही होता है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ये कह सकते हैं कि 450 किलो पे 2 रुपये के हिसाब से हमने कितना कमाई करी, 900 रुपये। अब आप अदरवाइज भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, वो 500 रुपये ही आएगा। देख लो भाई, ये वाला कितना हुआ, 5900, ये भी कितना हो गया, 5900। तो क्वांटिटी की टर्म्स में हमेशा अकाउंट मिला हुआ ही होता है, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं। रुपए में ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आता है, क्योंकि आपने खरीदा सस्ते में, बेचा महंगे में, इसीलिए जीपी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में डिटेल होती नहीं हमारे पास तो सिर्फ रुपए की ही डिटेल होती है। तो 5400 लिखा, तो सामने प्रॉफिट लिखा, नेट इफेक्ट क्या हुआ, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ही तो ही, कारण सेल में से जीपी कम करते हैं। कल ही अपन ने बात करी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। और अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट यही है। देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के कई नज़रिए हैं। अपन हमेशा से
ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी बैलेंसिंग फिगर किया करते थे। अब मैंने आज आपको नए तरीके से बता दिया कि ये क्वांटिटी तो वही थी, क्वांटिटी तो इतनी थी, रुपए निकालने के लिए ये वैल्यू जितनी बड़ा ही होता, प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। आप कहीं घाटे में बेचा हो तो बाई ग्रॉस लॉस इस तरफ लिखते ही हैं, अपने आप क्वांटिटी आ जाएगी। सो दैट इज़ हाउ वी गेट द क्वांटिटी ऑन डेट ऑफ फायर, कि फायर के दिन हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था। तो कुल मिलाकर के ये ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम है, सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है, सिर्फ ये निकालने के लिए कि आग के दिन हमारा स्टॉक कितना था। रियल में तो मान लीजिए कल अपना एग्जाम्पल था कि 25 अगस्त 2020 को आग लगी, हमने बना लिया, स्टॉक निकाल लिया, ये सिर्फ निकालने के लिए। बाकी तो ये साल जब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2021 जब आएगी, उस वक्त जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उस वक्त ये माल जो आग से जल गया था, ये उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ना 31 मार्च का। तो ये तो आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से क्या करते हो माइनस, फिर पीएनएल में वो लॉस क्या करते हो डेबिट। उस वक्त तो वहाँ पे भी यही किया जाएगा, पर वो डिस्ट्रॉय कितना हुआ वो निकालने के लिए ही तो हमारा ये चैप्टर है, और इस तरह से हमने ये स्टॉक निकाल लिया। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है कि गोडाउन में फायर के दिन कितना स्टॉक था निकालने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मेमोरेंडम वाला टिल डेट ऑफ फायर, और उसमें जब परचेजेज एक्सपेंसेस सब कुछ टिल डेट ऑफ फायर होगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी ऑटोमेटिकली ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था वो आएगा। अब थोड़ी आगे की स्टोरी। ये गोडाउन में 50 किलो स्टॉक था 500 रुपये का, ओके। पर आग लगने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा स्टॉक जल जाए। हो सकता है सारा जलता उससे पहले आपने आग बुझा दी, एंड देयर फॉर यू आर एबल टू सेव सम ऑफ द स्टॉक फ्रॉम फायर। आपने आग से कुछ स्टॉक जलने से बचा लिया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम उतना ही देगी जितना आपको नुकसान हुआ। हाँ सुनिएगा ध्यान से, ये जो स्टॉक आया ना 500 किलो, दिस इज द टोटल स्टॉक इन गोडाउन। दिस इज नॉट द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये वो स्टॉक नहीं है जो आग से जल गया है। कारण मैंने आपको कहा 100 किलो था, 400 खरीदा, 450 बेच दिया, 50 किलो ही माल था। आपने कहा 20 किलो तो मैंने बचा लिया, तो ऑब्वियसली नुकसान 30 किलो का हुआ, तो क्लेम भी 30 किलो का ही दिया जाएगा। ओके तो क्लेम तो उसी चीज़ का मिलेगा ना जिसका आपको नुकसान हुआ। तो देयरफॉर समझिए ये तो टोटल स्टॉक आया, दिस मे नॉट बी माई लॉस ड्यू टू फायर, तो इसीलिए हम तो यहाँ लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब आप कहेंगे टोटल स्टॉक वॉज 500 माइनस आपने कहा 200 रुपये का स्टॉक तो मैंने बचा दिया, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, मेरा नुकसान कितने का हुआ, 300 रुपीज़। क्लेम कितने का दिया जाएगा, 300 रुपीज़। आप कहेंगे ये कैसे निकालेंगे, एक 200 रुपये का बच गया। और जो बच गया वो तो दिख रहा है ना भाई, ये 20 किलो माल है, इतने रुपए का है, जो बच गया वो तो दिख ही रहा है, जो जल गया वो नहीं दिख रहा है, तो वो तो बैलेंसिंग फिगर ही है अभी भी देखा जाए तो। टोटल में से जो स्टॉक हमने जलने से बचा लिया, जिसको हम साल्वेज कहते हैं, सेव्ड फ्रॉम फायर, वो माइनस कर देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। Okay, so this is all what is required to be done for calculating loss of stock. ठीक है, तो ये बस इतना सा चैप्टर है। करना क्या है, पहले जीपी रेट ढूंढो, दी हुई है तो बहुत बढ़िया, हाँ दी हुई है तो ध्यान रखना कहीं बुलावे में ना आ जाओ। जीपी रेट अपने को कौन सी वाली चाहिए भाई, जीपी रेट अपने को हमेशा सेल्स वाला चाहिए, परसेंटेज ऑफ सेल्स ही चाहिए, कॉस्ट वाली नहीं चाहिए। कोई काम की नहीं है कॉस्ट वाली, सिर्फ गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और अगर कॉस्ट पे दी हुई है, सेल्स पे जाना है, तो मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर वाला जीपी होता है, डिनोमिनेटर में अगर कॉस्ट है, सेल पे जाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, सेल का परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पे आना है तो माइनस कर दो, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और जी पीरियड कभी भी 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, सेल्स का परसेंटेज इज़ इम्पॉसिबल। ओके, और फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ गया, उसमें से जो मेरा गुड्स जलने से बच गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं साल्वेज, वो माइनस कर दिया, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। आप कहेंगे ओके ये नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से फटाफट इतने पैसे मांग लो। अब एक लास्ट ट्विस्ट, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेते वक्त हमेशा खुश रहती है,
क्लेम देते वक्त उसका भी मुंह ऐसा हो जाता है जैसे कि वो कहते हैं ना भाई, ये कहाँ से आ गया, क्यों क्लेम लेने आ गया, क्यों इसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया जाए, क्यों दिया जाए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी भी कई तरह के साम दाम दंड भेंट लगाएगी, और उससे पहले बिजनेसमैन भी लगा चुका होता है। नाउ देखिए, जब आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने के लिए जाओगे, हाँ, इंश्योरेंस कब करवाया जाएगा, आग लगने से पहले या लगने के बाद? मतलब लगने के बाद इंश्योरेंस हो सकता है या लगने से पहले ही इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जी? तो हाँ, ऑब्वियसली लगने के बाद तो कौन इंश्योरेंस कराएगा? इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी है, ठीक है आज 50,000 प्रीमियम दे दो और कल 5 लाख का क्लेम ले जाना। नो, आग लगने से पहले ही आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो अब जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, ओके, कि टाइप ऑफ स्टॉक, क्या गोडाउन में किस तरह का स्टॉक रहता है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक यू हैव इन गोडाउन। तो आप तो साल के शुरू में पहुंच गए कि साहब हमको इंश्योरेंस करवाने का है, और इंश्योरेंस कंपनी से ओके कर देंगे, बट आप हमको अब ये बताइए कि आपके गोडाउन में जो आप स्टॉक रखते हो किस नेचर का है, बिकॉज द नेचर ऑफ स्टॉक विल कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमियम। हाईली इनफ्लेमेबल स्टॉक है पेट्रोल पंप जैसे वालों का, तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्यों? कि आग लगने की रिस्क ज़्यादा है, और आग लगने के बाद मालूम है कि सब कुछ जल जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दे चार्ज हायर प्रीमियम। और आपका मान लीजिए आग बुझाने की फैक्ट्री है, मतलब वो फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाते हो, तो वहाँ पे मालूम है कि आग लग भी गई तो फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप फूट गए तो वैसे ही आग बुझ जाएगी, प्रीमियम कम लगेगा। तो देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ स्टॉक यू हैव। इनफ्लेमेबल गुड्स है, प्रीमियम ज़्यादा, नहीं है तो प्रीमियम कम। सेकेंड इज़ वैल्यू ऑफ स्टॉक। कारण ऐसा नहीं है कि आपके गोडाउन में चाहे 2 लाख का माल हो, चाहे 10 लाख का, चाहे 10 करोड़ का, प्रीमियम सेम होगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके गोडाउन में रहता है, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क ज़्यादा है। कारण अगर किसी बिजनेसमैन के 5 लाख का गुड्स गोडाउन में रहता है, तो आग लगने पे इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क कितना है? 5 लाख का। कोई 2 लाख का ही रखता है तो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क कितना? 2 लाख का। तो प्रीमियम भी उसके हिसाब से लगता है। तो अब मान लीजिए आपने कह दिया हाँ साहब हमारे तो स्टॉक ये तरह का रहता है, वैल्यू आपने कहा 5 लाख रुपए का रहता है। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं हर रोज़ 5 लाख का गुड्स ही गोडाउन में हो, कभी ज़्यादा कभी कम, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। सो अब उस केस में द अनदर इशू विच अराइजेज इज दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक कीप्स ऑन चेंजिंग। आज स्टॉक 5 लाख का है, कल 4 लाख का, परसों 6 लाख का, कभी 8 लाख का, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं कि रोज़ 5 लाख मतलब 5 लाख ही रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने इंश्योरेंस करा दिया एक बार 5 लाख का तो गोडाउन में 5 लाख का ही रखना पड़ेगा, 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा आते ही आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो ले ही नहीं सकते। नो, बट स्टिल इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसके हिसाब से अपना माइंड मेकअप करेंगे, आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे, और फिर वहीं तक का हम रिस्क का कवरेज लेंगे। मतलब अगर आपने डिक्लेयर कर दिया स्टॉक आपके गोडाउन में 5 लाख का रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर 5 लाख तक का ही क्लेम देगी, भले ही आग लगने के दिन गोडाउन में स्टॉक 8 लाख का ही क्यों नहीं हो। हाँ, 5 से अगर कम का था तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कारण जब नुकसान ही कम हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को तकलीफ क्या है। तो ना व्हाट हैपन्स, आपने कह दिया साहब 5 लाख का रहता है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओके 10,000 रुपये प्रीमियम लगेगा, आपने कहा बहुत ज़्यादा है कुछ ठीक करो, कि नहीं नहीं स्टॉक भी तो इतना रखते हो। अब आपने थोड़ी सी होशियारी लगाई। क्या होशियारी लगाई कि 5 लाख का रोज़ तो रहता नहीं है, कभी कभार रहता है, हमारे तो ऑन एन एवरेज 3 लाख का ही रहता है। ये तो सीज़न वाला पीरियड होता है जब हम 5 लाख रखते हैं, बाकी तो 3 लाख ही रखते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का देख लो भाई, आग सीज़न में लग गई तो फिर उस वक्त 5 लाख का हुआ तो हम तो क्लेम फिर 5 लाख के हिसाब से नहीं देंगे। आपने कहा कोई बात नहीं, आप तो 3 लाख के हिसाब से हमको प्रीमियम बताओ। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओके 6,000। आपने कहा ये मेरी पॉकेट को सूट करता है। आपने इंश्योरेंस जो करवाया वो 3 लाख रुपए का ही करवाया, कि गोडाउन में 3 लाख का स्टॉक रहता है। अब किस्मत ख़राब थी, देखिए आग लगनी है मतलब किस्मत तो ख़राब थी। अब आग लगी और वो सीज़न वाले पीरियड में लगी, और उस वक्त गोडाउन में स्टॉक 5 लाख रुपए का था। तो आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर पता चला ओहो ये तो 5 लाख का है। आपने कहा ये तो मामला गड़बड़ है,
इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने का देगी? 3 लाख का। जैसे ही खबर आई कि अरे आग लग गई है, आप तो फटाफट घर से भागे, अरे माल ज़्यादा है, इंश्योरेंस कम का है। और यही अगर इंश्योरेंस पूरा हुआ हो, आप कहेंगे लगने दो ना, उल्टा अच्छा है, ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ेगा, हाथों हाथ पैसे आ जाएंगे, नया माल खरीदेंगे, नया ग्राहक ढूंढेंगे, तो आपको चिंता नहीं रहती। पर अब पता चला अरे गुड्स तो ज़्यादा है और इंश्योरेंस कम का है, आग लगते ही आप भी फटाफट पहुँचे गोडाउन में, अरे भाई आदमियों को लगाओ, आग बुझाओ, कैसे ही करके माल बचाओ। और अब आपने मेहनत करनी शुरू करी। स्टॉक 5 लाख का था, आपने माल बचा लिया, सालवेज जिसको हम कहते हैं। आपने भी खूब रिस्क ली, क्या कहते हैं ना, आँख से खेल के आपने 2 लाख रुपए का गुड्स जलने से बचा लिया, क्योंकि डर तो 2 लाख का ही था। और आपने कहा बाकी का जलने दो, अपने क्या जाता है, इंश्योरेंस कंपनी देगी 3 लाख रुपए। आपने कहा देखो साहब, हमने 3 लाख का इंश्योरेंस कराया, 3 लाख का ही माल जला है, नाउ यू गिव अस द क्लेम ऑफ 3 lakhs। अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आजा बाबू। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी देखिए साहब, आपके गोडाउन में टोटल 5 लाख का गुड्स था, ठीक है, उसमें से इंश्योर्ड गुड्स कितना था? 3 लाख का। तो अनइंश्योर्ड कितना था? 2 लाख का। ये वो गुड्स था जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया। आप कहें बिल्कुल बराबर। अब 5 लाख में से 2 लाख का माल तो जला ही नहीं। आपने कहा बराबर है। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हम ये मानते हैं ये 2 लाख का जो माल नहीं जला है वो इंश्योर्ड वाला था। वो क्या होता है ना भाई, जाको राके साई या मार सके न कोई, कि ये तो पहले से इंश्योर्ड था, ये तो जलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस पर तो हमने पहले से प्रोटेक्शन लगा रखा था, तो ये तो जलना ही नहीं था, तो ये तो हमने जो बचाया है। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपने जो माल बचाया ना ये वो वाला था 2 लाख रुपए का, तो इसलिए हमारा क्लेम कितना बनता है? 1 लाख। आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ऐसा कैसे? आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने जो बचाया वो तो ये वाला बचाया, आपका तो इंश्योर था, आप बचाने आते, मैं क्यों बचाऊं? तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने इंश्योर कर दिया था आग लगा दो, उस पर लगने दो। नो, हम तो ये कहेंगे कि जो माल बचा ये वाला। आप कहोगे नहीं नहीं ये वाला नहीं ये वाला, तो अब झगड़ा हो गया। आप मांगोगे 3 लाख, वो कहेगी 1 लाख। वो कहेगी भाई जो बच गया है वो इंश्योर्ड वाला, आप कहोगे नहीं जो बचा है वो अनइंश्योर्ड वाला। दिस अ डिस्प्यूट अराइजेस। हाँ, ये डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ? अपनी होशियारी के कारण। अगर इंश्योरेंस ही 5 लाख का कराते तब तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई अनइंश्योर्ड स्टॉक है ही नहीं। आप कहेंगे अब कुछ भी कह दो, यहाँ जीरो है, सब इधर से ही माइनस करना था। पर ये आते ही द डिस्प्यूट अराइजेस, तो अब क्या करें भाई, झगड़े का निपटारा। आप कहेंगे चलो बीच का रास्ता निकालो। बीच का मतलब आप कहेंगे चलो ये वाला जो माल बचा, न ये वाला न ये वाला, दोनों का थोड़ा 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 थोड़ा, कैसे? इस रेशियो में बांट दो, 3:2 में। 3:2 में बांटने का मतलब कितना होएगा भाई? 1,20,000 एंड 80,000। तो 3:2 में आपने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लोगे? 180, और 120 का नुकसान जेब से भुगतना पड़ेगा। समझिए 3 लाख का इंश्योरेंस था, माल जला भी 3 लाख का, पर क्लेम 3 लाख का नहीं मिला। आपने कहा ये कैसा हुआ? यूँ ही है भाई, प्रीमियम बचाने के चक्कर में ये नुकसान हो गया। वो एक कहावत है ना भाई, चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुबे जी बन के वापस आ गए। हमने होशियारी लगाई, हम पैसा बचा लेते हैं, इधर पता चला जेब से पैसे लग गए, मतलब 4,000 बचाने के चक्कर में 1,20,000 रुपये का नुकसान जेब से भुगतना पड़ा। तो समझिए अगर आपने फुल इंश्योरेंस नहीं करा रखा, ये तकलीफ सिर्फ कब आ रही है? जब पूरा इंश्योरेंस नहीं है, पार्शियल इंश्योरेंस है, देन इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी पूरे नुकसान का पैसा नहीं देगी। इसको सिंपली मैथमेटिकली अगर समझें, आपने 5 लाख में से 3 लाख का इंश्योरेंस कराया, कितना परसेंट इंश्योरेंस कराया? 60%। तो नुकसान जो हुआ 3 लाख, उसका 60% कितना होता है? 180। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इतना पैसा ले लो। कुल मिलाकर के ये नुकसान दोनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ व्हाट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज एवरेज क्लॉज। मतलब एवरेजिंग कर दी भाई हमने।
तो इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट हैव अ एवरेज क्लॉज, और एवरेज क्लॉज होने का मतलब आपका अगर अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस का मतलब टोटल गुड्स ज़्यादा था, इंश्योर्ड कम था, मतलब कुल मिला करके थोड़ा सा अनइंश्योर्ड स्टॉक था, तो उस केस में जितना नुकसान हुआ वो पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। इट विल बी पेड इन प्रपोर्शन टू इंश्योर्ड टू टोटल, मतलब कितना परसेंट इंश्योर्ड था उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं फॉर्मूला कहूँ, ये क्या है भाई, लॉस ऑफ स्टॉक इंटू 60% कहाँ से आया, 3 लाख अपॉन 5 लाख, 3 लाख क्या है इंश्योर्ड स्टॉक, 5 लाख क्या है टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये रेशियो मिलेगा। पर ये रेशियो कब लगेगा, जब ये पंगा है, अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड है ही नहीं। आपने गोडाउन में तो उस दिन 2.5 लाख का स्टॉक था, 2 लाख का जलने से बचा लिया, 50,000 का नुकसान हुआ, पूरा 50,000 दे देगी। अगर गोडाउन में स्टॉक 3 लाख या उससे कम था, इंश्योरेंस कंपनी को कोई तकलीफ नहीं है, पर ज़्यादा था तो कहेगी हम नहीं छोड़ेंगे, बेवकूफ़ हम ही हैं क्या, जो पैसे तो हम भरें जलने के और बाकी के आप मज़े लो। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। आप कहेंगे फिर तो बचाना ही नहीं चाहिए, सब जला दो। सब जलाते तो कितने का जल जाता, पूरे 5 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देती, 3 लाख। आपकी जेब से कितने लग जाते, 2 लाख। अभी तो एक 20 ही लगे हैं, 80,000 तो बचा ही है, तो बचाने में तो फ़ायदा ही है, ये नहीं है कि सब जलने दो। हाँ, पर अगर आपने पॉलिसी ले तो क्या दिया, एवरेज क्लॉज अपने समझ में नहीं आता है। अपने तो जितने का जले, 3 लाख से कम है पैसे दे दो, 3 से ज़्यादा है 3 दे दो, हमने एवरेज नहीं, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ये सब जमेले में नहीं पड़ेगी। एक नुकसान कितने का हुआ, 3 लाख, पॉलिसी कितने की है, 3 लाख ले लो। नुकसान हुआ 4 लाख, पॉलिसी कितने की है, 3 लाख, 3 लाख ले लो। नुकसान 2 लाख हुआ, पॉलिसी कितने की है, 3 लाख, 2 लाख ले लो। मतलब जितना नुकसान हुआ या पॉलिसी विच एवरेज लेस। पर अगर एवरेज क्लॉज है तो उस केस में तो इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड का रेशियो रहेगा ही रहेगा। आप कहेंगे मान लो ऐसा हो कि 4 लाख का माल बचा दिया, सिर्फ 1 लाख का जला, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ वो के वो है। चाहे 1 लाख का जला हो, चाहे 1.5 लाख का जला हो, चाहे 4 लाख का जला हो, रेशियो तो रहेगा ही रहेगा। रेशियो तो यहाँ पे भी वही रहेगा। देखिए 4 लाख माइनस करूँ, 1 लाख बचा, 4 लाख को भी रेशियो तो 60-40 में बांटना ही बांटना है, यानी कि 2 40 1 60, तो कुल मिलाकर के ये इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, 60,000। अपने को कितना बियर करना पड़ेगा, 40,000। मतलब फॉर्मूला भी अगर मैं लगाऊं, 1 लाख इंटू 60%, 60,000 ही देगी। वो परसेंटेज तो एक बार अप्लाई हो गया, वो चाहे नुकसान कितना ही कम करते जाओ, भले आपने कहा सिर्फ 10,000 का माल जला, तो भी वो कहेगी 60%। क्यों कि 5 लाख का माल निकला, इंश्योरेंस 3 लाख का ही था, 60% स्टॉक का इंश्योरेंस कराया। ऐसे समझ लो 2 लोग हो गए, एक इंश्योरेंस कंपनी 60% वाले, एक आप खुद 40% वाले, तो नुकसान को दोनों पार्टनर बांट लो 60-40। पार्टनरशिप हो गई इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड की। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा रूल है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम का। चलिए जी, बुक्स खोलिए। हाँ, ऑनलाइन देख रहे हो, बुक्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, जिससे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। पर बुक चाहिएगी क्योंकि आपकी वर्क बुक है, इसी में आपको लिखना भी है। तो देखिए, पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक आध क्वेश्चन करेंगे। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सेट्रा एंड इफ द सेम इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, द वैल्यू ऑफ सच स्टॉक डिस्ट्रॉयड हैज़ टू बी डिराइव्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है तो कितने रुपए का था वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्लेम के लिए। और उस कैलकुलेशन के लिए अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक रिकॉर्ड सब कुछ बिल्कुल सेव हुए हुए हैं, तब तो वहाँ से आ जाएगा। पर वैसे क्वेश्चन अपने कोर्स में नहीं है, तो अपने तो वही होगा, सब कुछ जल गया, तो अपने को अब स्टॉक निकालने के लिए बैलेंसिंग फिगर का ही सहारा लेना है। तो देखिए, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जीपी रेट। ए पॉइंट, द जीपी रेट में बी इधर गिवन इन क्वेश्चन और वी हैव टू कैलकुलेट, वही आसान वाला या मेहनत वाला। If it is to be calculated, we may have to prepare trading account of one or more previous year or years, पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, and then calculate GP rate या rates। हाँ, 1 साल का बना रहे हो तो रेट, 2 साल का बना रहे हो तो रेट्स ऑफ दोज प्रीवियस ईयर या ईयर्स।
अब अगर एक साल से ज़्यादा है तो सी पॉइंट क्या लिखा है, इफ देर इज़ मोर देन वन प्रीवियस ईयर देन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज जीपी रेट ऑफ ऑल सच प्रीवियस ईयर्स। तो इन सब का जीपी रेट पहले अलग अलग निकाला, फिर एवरेज करना पड़ेगा, दिस मेहनत विल बी रिक्वायर्ड। हाँ, पीछे थोड़ी सी जगह दी हुई है, एक पॉइंट लिखो भाई। आपने पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी रेट निकाली, वो जीपी रेट कौन से साल की हुई, पिछले साल की। जबकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो कौन से साल का है, इस साल का। तो इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में पिछले साल की रेट लगाने का मतलब क्या हुआ, आप ये मान रहे हैं कि जीपी रेट पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है। हाँ, बाई डिफ़ॉल्ट ही माना जाएगा। हम कहाँ से लाएं, इस साल की नई रेट कहाँ से थी। पर अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन दे दे कि इस साल हमारी परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस हुए हैं, फिर हमको रिवाइज नई जीपी रेट निकालनी पड़ेगी। हाँ, उसके भी क्वेश्चन अपन करेंगे, वो आगे आएंगे, तो उसका एक नोट लिख लीजिए। द जीपी रेट ऑफ प्रीवियस ईयर, द जीपी रेट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी यूज्ड assuming it is valid for current year also, assuming it is valid for current year also, मानते हुए कि इस साल के लिए भी वो एप्लीकेबल है। if there is any change, if there is any change in purchase price or selling price, if there is any change in purchase price or selling price, we have to calculate revised GP rate. We have to calculate revised GP rate. हमको रिवाइज जीपी रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टिल डेट ऑफ फायर, खास बात ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, टिल डेट ऑफ फायर, एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी टिल डेट ऑफ फायर। सब कुछ कहाँ तक आया, फायर तक का। द जीपी विल बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग जीपी रेट ऑन सेल्स, हाँ सेल्स पे वो जीपी रेट लगा देंगे, एंड दस क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर विल बी कैलकुलेटेड एज, अंडरलाइन करिएगा, बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। टोटल में से क्या करेंगे, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कैलकुलेटेड एज टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज। हाँ जी, ठीक है, लिखिए। Salvage is the value of stock saved from fire, value of stock saved from fire, ठीक है। Salvage is value of stock saved from fire. It will be deducted from the total stock. It will be deducted from total stock, which was calculated as balancing figure, which was calculated as balancing figure. ठीक है, तो हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाला था उसमें से माइनस होगा। हाँ, साल्वेज तभी होगा जब कुछ गुड्स बच गया हो। सब कुछ जल गया हो तो जितना स्टॉक था वो पूरा का पूरा आपका लॉस बाय फायर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ए पॉइंट, इफ इंश्योर्ड स्टॉक इज मोर देन टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। टोटल स्टॉक तो 5 लाख का, इंश्योरेंस करा रखा है 6 लाख का, मतलब इंश्योर्ड इज मोर देन दिस, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना नुकसान हुआ क्लेम ले लो। तो लिखो, सिंस द स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड सो टोटल लॉस ऑफ स्टॉक विल बी गिवन एज क्लेम, सारा का सारा क्लेम में दे दिया जाएगा। बी पार्ट, इफ इंश्योर्ड स्टॉक इज लेस देन टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस हमने कम करवाया, जितना माल है उतना इंश्योरेंस ही नहीं कराया, अंडर इंश्योरेंस। ओके, तो अगर होशियारी करी है
In this case, average clause will be applicable and therefore amount of claim will be calculated as follows. फिर average clause लगेगा और claim का calculation देखिए formula. Claim after average clause क्या लिखा हुआ है? Loss of stock multiplied by insured stock upon total stock. ये average clause सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा? जब under insurance है. और 80% चांस यही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ताकि लास्ट में जाते एक नंबर यहाँ पे भी डाल देते हैं ना, आपने कहा यहाँ तक करके आ गया, वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि अंडर इंश्योरेंस था, ये तो लास्ट में आपको एक तरह से समझ लो प्रसाद की तरह लगाना ही लगाना है मोस्ट ऑफ द केसेस. हाँ, अब पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लॉज वाली भी हो सकती है. आप कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा? तो हम तो क्वेश्चन ने अगर पॉलिसी का अमाउंट दिया है और ये स्टॉक ज़्यादा आया, अपने को तो एवरेज क्लॉज बाय डिफ़ॉल्ट लगाना ही है. फिर भी लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ इंश्योरेंस पॉलिसी is without average clause, if insurance policy is without average clause, then the amount of claim will be हाँ, अब आप कहेंगे फिर क्लेम कितना मिलेगा? आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, पॉलिसी कितने की थी? 3 लाख, 1 लाख दे दिया जाएगा. आपके मान लीजिए 1 लाख का जल गया, 4 लाख का नुकसान हुआ, तो 4 लाख तो कोई देने वाला नहीं, कितना मिल जाएगा? 3 लाख. फिर एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं, मतलब क्लेम विल बी लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस. सो इफ एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी, लिखिए, द पॉलिसी अमाउंट और लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट और लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट विच एवर इज लेस. हाँ, फिर लिखिए, in absence of information, we assume that policy has average clause. तो ये अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो गया, क्लेम कैसे निकालना है. आगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स खूब सारे दिए हुए हैं, हरगिज नहीं पढ़ना है. मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद ही पढ़ना है, होशियारी ना करें पहले पढ़ने की, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ समय के साथ ही दिमाग में घुसनी चाहिए, सब चीज़ें एक साथ में घुसा दी अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा. ओके, चलिए जी. तो अब अपन ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 स्टेप का पूरा चैप्टर है. पहले जीपी रेट ढूंढो या निकालो, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्लोजिंग स्टॉक निकालो, फिर लॉस ऑफ स्टॉक निकालो, फिर चेक कर लो एवरेज क्लॉज लगता है या नहीं लगता है. तो विल टेक अप अ क्वेश्चन ऑन दिस बेसिक पॉइंट, और उसके बाद इस क्वेश्चन में खूब सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ तो बनने चाहिए ना, तो उसके हिसाब से अपन वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स करते जाएंगे. क्लास असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर वाज अ सीरियस फायर. हाँ, ध्यान दीजिएगा, सीरियस वाली फायर थी, मजाक वाली नहीं. ओके, इन द गोडाउन ऑफ फायर प्रूफ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. तो ये फायर प्रूफ इक्विपमेंट बना दी होगी और इसी के यहाँ आग लग गई, विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द स्टॉक एंड अदर बुक्स एंड रिकॉर्ड. देखिए, बुक्स रिकॉर्ड्स तो जलानी ज़रूरी है, तभी अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज़ फिर अपन क्या करेंगे. और कई बार तो बिजनेसमैन क्या करता है, आग लगती है, बुक्स रिकॉर्ड्स नहीं भी जल रही होती है ना, उसको भी डाल देता है कि जला दो भाई, थोड़ा बहुत हो सकता है क्लेम ज़्यादा मिल जाए. नहीं तो कहेंगे स्टॉक तो कुछ था ही नहीं तुम्हारे पास, नहीं तो थोड़ा मैनिपुलेशन करके कोशिश करेंगे क्लेम ज़्यादा हो जाए, तो ये तो जलाना ज़रूरी है. However, they are able to obtain the following information from the income tax and sales tax consultant. हाँ, बुक्स तो जल गई, तो आप कहेंगे फिर परचेज सेल्स की डिटेल भी कहाँ से आएगी? वो हमारे कंसल्टेंट के पास जो जीएसटी रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उसके पास तो होगी. क्या डिटेल लाए हैं देखिए. आग कब लगी है? 1 अप्रैल 2018 को. सेल्स फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2017, फॉर द ईयर टिल दिसंबर 17. इसका मतलब इस कंपनी का फिनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर है. हाँ,
थोड़ा लॉ को बीच में मत लाना आप लोग, हाँ, कि इनकम टैक्स में तो अभी हमने 2 दिन पहले ही समझा था, एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है, लॉ में भी कहीं कुछ लिखा हुआ है अप्रैल टू मार्च होता है, अपने अकाउंट्स में कहीं से कहीं पे भी हो सकता है, 12 महीने होने चाहिए। तो यहाँ पे जनवरी से दिसंबर वाला ये कंपनी साल फॉलो करती है। अच्छा, दिसंबर 17 का मतलब पिछला साल जो ख़त्म हुआ दिसंबर 17 में, उस साल कंपनी की सेल 8 लाख थी। उसके बाद सेल्स जनवरी एंड फरवरी 2018 में 80,000, जनवरी फरवरी मतलब 2 महीने की। हाँ, तो 1 अप्रैल को लगी, मतलब मार्च में भी तो कुछ हुआ होगा, पर क्वेश्चन ने 2 महीने की दी है। परचेज फॉर द ईयर टू दिसंबर 17 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, फिर जनवरी एंड फरवरी 18 इस साल के 2 महीने की। स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 1/1/2017 लास्ट ईयर के शुरू का ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 17 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिसंबर 17 लास्ट ईयर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस फॉर द ईयर दिसंबर 17 लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वेजेस। अच्छा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग में ही आएंगे। फॉर द इंफॉर्मेशन 1, द सेल्स एंड परचेजेस ऑफ मार्च 2018 may be assumed as having been made at the same rate as in the past 2 months। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी फरवरी की तो हमने ऊपर दे दी सेल परचेज, मार्च की भी इसी रेट से मान लो जिनसे पहले 2 महीनों में हुई। तो 2 महीनों में जिस रेट का मतलब 2 महीनों में जैसे सेल 80,000 की हुई, तो रेट क्या हो गई 1 महीने की 40,000, तो मार्च में भी 40,000 मान लो। सेम वे परचेज 2 महीने में 24,000 की थी, तो 1 महीने की परचेज कितनी हुई 12,000, तो मार्च की भी परचेज कितनी हो जाएगी 12,000। अब देखिए, वो खुरापाती होते हैं ना क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ तो और मेहनत करो, सीधी सीधी हम क्यों दे दें, तो थोड़ा सा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, इन जनवरी 18 जनवरी में अ थेफ्ट चोरी हुई हैड टेकन प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 6,000 वर लॉस्ट। 6,000 का गुड्स चोरी हो गया। आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। जो माल चोरी हो गया परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज़ वॉट ऑलवेज वी हैव बीन डूइंग। नेक्स्ट, wages and other direct expenses may be taken after December 17 at the same rate as in the year 17। पिछले साल का वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया है। अब आप कहेंगे 3 महीने का जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा 1 अप्रैल तक का, तो जनवरी फरवरी मार्च इस साल की भी तो वेजेस चाहिए। क्वेश्चन क्या है, पिछले 12 महीने के हिसाब से इन बार 3 महीनों की निकाल लो, वही प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। Insurance policy was taken for 22,500। There was an average clause in the policy। पॉलिसी हमने 22,500 की ली हुई है और उसमें एक एवरेज क्लॉज भी है, ठीक है। एवरेज क्लॉज वर्ड नहीं भी लिखता, पॉलिसी 22,500 की है, और ये बैलेंसिंग फिगर अगर स्टॉक 22,500 से ज़्यादा आया मतलब अंडर इंश्योरेंस अपने को एवरेज क्लॉज लगाना ही है। You are required to prepare a statement showing the claim to be lodged with the insurance company, taking the value of salvage as 5,000। All working should form part of your answer। हाँ, एक चीज़ सुन लो भाई, आप कहेंगे स्टेटमेंट बनाना है क्लेम का, ठीक है, बना लेंगे। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ये लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ऑल वर्किंग नोट्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ आंसर। और कई बार कई सारे चैप्टर्स में कई सारे क्वेश्चंस में वर्किंग नोट के नंबर ज़्यादा होते हैं, सॉल्यूशन के कम होते हैं। और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आएगी, वर्किंग नोट सॉल्यूशन के बाद बनाएं कि पहले बनाएं, तो सुन लो भाई, जहाँ जब ज़रूरत पड़े वर्किंग नोट वहाँ बनेगा। सॉल्यूशन के पहले काफ़ी बार, सॉल्यूशन के बाद में भी, सॉल्यूशन के बीच में भी। और मैं तो ये कहता हूँ दिमाग से भूत ही निकाल दो, वर्किंग नोट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, सब भाई भाई हैं, एक जैसे ही हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस और वेटेज है, सब एक साथ ही रहते हैं, अलग करने की कोशिश ही मत करो। क्यों इस झमेले में पढ़ते हो, क्या वर्किंग नोट और क्या सॉल्यूशन है, सबकी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको कह रहा हूँ वर्किंग नोट्स आर डैम वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्किंग नोट बनाओ चाहे सॉल्यूशन बनाओ, प्रेजेंटेशन तो एकदम बढ़िया सुनहरा होना चाहिए, उसमें कोई कमी कोई गुस्ताखी नहीं चलेगी। अब आप कहेंगे इसमें वर्किंग नोट क्या है। सबसे पहले ये देखो, क्या जीपी रेट क्वेश्चन ने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीपी रेट निकालनी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट ही तो है। फिर इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ये भी वर्किंग नोट है, कारण क्लेम का कैलकुलेशन सॉल्यूशन है, बाकी सब तो क्या है, वर्किंग नोट ही है। हाँ, मैंने आपको कह रखा है प्रेजेंटेशन पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दूं, फिर आप उसको देखते हुए कॉपी में टिप लेना। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा,
trading account for the year ending 31st December 2017, लास्ट फिनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, हाँ, जहाँ तक हो सके जो लाइनें खींचनी होती हैं ना, हाथ से तो खींचनी ही नहीं है, स्केल से। और मेरा तो एक टेक्नोलॉजी अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट अलग है। आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि बिना लाइन खींचे भी सब कुछ लाइन में रहे। भाई एक तो होता है ना, लाइन बनाने पे हम लाइन में रह सकते हैं, उसके बिना भी प्रैक्टिस करो कि हम बिना लाइन खींचे ही लाइन में। देखिए मेरे को तो बोर्ड पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ही ब्लैंक है। आपकी नोटबुक में तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर का पेज है, आधा फोल्ड किया है, उसको थोड़ा सा क्रीज बन गई, दिखती रहती है कि हाँ भाई इधर डेबिट है उधर क्रेडिट है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए, काम इस तरह का होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लाइन पहले मत खींचो। हमने पहले लाइन खींची, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, फिर आप कहोगे अब इसका क्या करूँ, या तो बैठ के मिटाओगे, पेंसिल से बनाई है तो उसी में टाइम ख़राब करोगे। छोटी बन गई, यहाँ तक खत्म हुआ, फिर एक्स्ट्रा खींचोगे, उसके बजाय पहले लाइन खींचो ही मत। आप कहेंगे फिर लाइन खींचनी ही नहीं है क्या, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में पूरा पेपर कर लो बिना लाइनें खींचे, कंप्लीट हो गया। अब आपका पेन पेंसिल जो भी स्केल उठाओ और लाइनें खींचो। पूरे 26-30 पेज जो आपने कॉपी में भरे होंगे ना, 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट में सारी लाइनें खींची जाती है। और ये अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाओगे ना, कम से कम 5 मिनट लेता है। और हर मिनट का इम्पोर्टेंस है, कितना है मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, इंटू 60 मिनट्स, 180 मिनट। 180 मिनट में 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स। आगे क्या हिसाब किताब है, बहुत ज़रूरी है भाई। क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आया है मतलब 18 मिनट में होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में पेपर बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन होता है, 3 घंटे कंटिन्यूस करते रहो तब कंप्लीट होगा। तो 1 मार्क 1.8 मिनट्स, 2 मिनट ख़राब करने का मतलब आपका 1 नंबर गया। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सब चीज़ें बताता रहूँगा, रोज़ आपको क्या कहते हैं ना, चोट करता रहूँगा, सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ, जो सुधरे हुए मैं उनके लिए नहीं, पर जिनको ज़रूरत है तो टेक इट पॉजिटिवली, इट हैज़ मार्क्स। ये दिमाग में रखिएगा, 180 मिनट, 100 नंबर, 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट्स। 5 नंबर का क्वेश्चन आया 9 मिनट में होना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आया 18 मिनट में होना चाहिए। 9 का 10 कर सकता हूँ, 18 का 20, पर 18 का 30 नहीं कर सकता। ओके, तो आई हैव माई ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2017। हाँ, बड़ी सुंदरता के साथ पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक। हाँ, देखो भाई क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का 1 जनवरी 2017 का आपको दे रखा है 1 लाख रुपीस। परचेजेस पिछले साल की 3,65,000। वेजेस लास्ट ईयर की 1,08,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के 72,000। सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर तक की 12 महीने की 8 लाख। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 45,000 रुपये। सब आ गया भाई। हाँ जी, थोड़ा कैलकुलेटर उठाओ, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने की मेहनत करो।
ब्रैकेट में बाकायदा लिखना है बैलेंसिंग फिगर। एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें तो उठाई हुई है और ये हमने निकाली है। सो कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ मच इट इज़ कमिंग टू। हाँ सब लोग कैलकुलेट करो भाई, मेरे पास रेडीमेड आंसर नहीं है जी। हाउ मच इट कम्स टू 2 लाख रुपीज़। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा सा बनना चाहिए। हाँ ये करने के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट। पहले फॉर्मूला लिखोगे जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। फिर इसी के आगे इसका कैलकुलेशन भी लिख लोगे 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 25%। देखिए फाइनल आंसर एकदम इस तरफ पहुंचा, ताकि एग्जामिनर को दिखता रहेगा अच्छा जीपी रेट 25% है, उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। आप कहीं ये सब क्यों लिख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में कोई इसके 10 क्वेश्चन तो करने नहीं है, लिख लेना चाहिए। एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है, नंबर काटने की इच्छा नहीं हो उसकी। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जीपी रेट दिया हुआ नहीं था, हमने निकाल लिया। ओके हाँ भाई कॉपी कर लीजिए। सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट प्रेजेंटेशन। अच्छा सा प्रेजेंटेशन करिए, नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे। कहाँ दिक्कत है, और कोई टाइम ज़्यादा लेता नहीं है, और लेता भी है तो वर्थ है। यस हाँ, किसी के मन में आ रहा होगा सर ये ओपनिंग स्टॉक OPST नहीं लिख सकते क्या? अपने पूरा लिख दो भाई। और कुछ यूनिवर्सल जहाँ है ओपनिंग में OP चलता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं चलता है, बट प्रैक्टिस अभी से ऐसी करो कि नहीं हम तो हर चीज़ पूरी लिखते हैं, क्योंकि कई बार फिर आप अपनी मर्ज़ी के भी शॉर्ट फॉर्म लगाना शुरू कर देते हो। अच्छा वो स्लैंग लैंग्वेज जो आपके व्हाट्सएप में और उसमें चलती है वो यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। यू हैव टू यूज़ फुल वर्ड्स, फुल सेंटेंसेस। कुछ एक्सटेंड तक ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर में EQ चल जाएगा, ओपनिंग में OP चल जाएगा, क्लोजिंग में CL चल जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं है कि CL लिख दिया, स्टॉक में भी ST लिख दिया। ST इज़ नॉट अ शॉर्ट फॉर्म विच इज़ एक्सेप्टेड। परचेज में आपने कहा पर लिख दिया मैंने, तो अरे भाई यूँ थोड़ी है हर एक के पर काट दो आप। सो इट हैज़ टू बी फुल फॉर्म। ओके सो डन। अब ये करने के बाद ये समझ लो अपना एक वर्किंग नोट हो गया, चाहे दूसरा कह दो। अब तीसरा वर्किंग नोट, हाँ इसमें आप लिखना चाहो नहीं नहीं साहब वर्किंग नोट है, हेडिंग लगा दो, इच्छा ही है तो। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 3 क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, साल के शुरू से जिस दिन आग लगी वहाँ तक। 1 अप्रैल को आग लगी, अच्छा 1 अप्रैल को अगर सुबह लग गई तो इफेक्टिवली तो 31 मार्च ही हुआ। इसीलिए क्वेश्चन ने 2 महीने की तो सेल परचेज दे दी, और तीसरे महीने की कहा उसी रेट से ले लो। यही 1 अप्रैल को अगर शाम को लगती तो 1 अप्रैल की भी सेल हमको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ती। बट वैसा क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है। हो गया भाई, तो मैं देखिए इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। हाँ
इसके आगे ये वर्किंग नोट नंबर फिर क्या हो जाएगा आपका 3। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ फॉर द ईयर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर द पीरियड। कहाँ से? 1 जनवरी से 1 अप्रैल 2018। ओके So, memorandum trading account for the period 1st January to 1st April 2018. ओपनिंग स्टॉक, हाँ जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस बार का ओपनिंग हो जाएगा। परचेजेस में थोड़ी सी मेहनत है, आप कहेंगे जनवरी एंड फेबररी 2 महीने की परचेज तो दी हुई है 24,000, मार्च की इन 2 महीनों की 24,000 अगर थी तो मार्च के 1 महीने की कितनी होगी? 12,000। आपको ये भी कैलकुलेशन ऐसे दिखानी है कि ऑफ कोर्स इट मे हैव हाफ मार्क। मैं आपको एक दिन इंस्टीट्यूट का मार्किंग सिस्टम जो रियल में है उसका एक जीता जागता उदाहरण आंसर की जो होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से बनी हुई, वो एक्चुअल जो है वो दिखाऊंगा एक दिन, ठीक है, सो दैट यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग किस तरह से मार्किंग रहती है। तो दिखाना ही है, सिंपल रूल है, जो क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है वो तो एज इट इज़ लिख दी, जो आपने कैलकुलेट की चाहे कैलकुलेटर पे करी चाहे दिमाग में करी, उसका प्रेजेंटेशन उसका वर्किंग नोट सोल्यूशन में दिखना चाहिए। लेस, हाँ एक थेफ्ट भी तो हुआ ना, कितने का? 6,000 रुपये का। तो नेट परचेज कितनी हो गई साहब? 30,000। वेजेस लास्ट ईयर की 1,08,000 थी तो 3 महीने की निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का 72,000 था, 3 महीने का निकालना पड़ेगा। हाँ करो साहब कैलकुलेटर पे, लास्ट ईयर, हाँ जहाँ कैलकुलेटर अब अपने को अलाउड है, हाँ वो दिमाग मत लगाओ, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर है ना अपने पास, दिमाग अपन दूसरी जगह लगाएंगे। कितना होता है भाई? 36 कैसे होएगा? 3 महीने का ही है ना, तो 1,08,000 इंटू 3/12, चेक इट हाउ मच इट कम्स टू 27। हाँ वो 36 तो 4 महीने का होता है। हाँ 72,000 3 मंथ्स 18,000। सेल्स में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी और फरवरी 2 महीने की सेल्स आपको दी 80,000 थी, तो मार्च की अपने को निकालनी पड़ेगी कि अगर 2 महीने की 80,000 थी तो मार्च के 1 महीने की सेल्स कितनी होगी? 40,000। 1,20,000। और अब सेल आते ही आप कहेंगे जीपी पे आ जाओ साहब, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ 25% रेट आई थी ना, तो अब 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये भी ब्रैकेट में दिखना चाहिए। ये नहीं कि हमने कैलकुलेटर पे कर लिया ना, अब कुछ तो माफ़ करो, माफ़ी कुछ नहीं है यहाँ, माफ़ी बस यही है कि अगली बार फिर दे देना। हमेशा के लिए मना नहीं करते, एक ना बाना ही मत। ओके इंस्टीट्यूट इस मामले में दिलदार है, पैसे दो और लगे रहो, ज़िंदगी भर लगे रहो, मना नहीं है। ओके सो 1,20,000 की सेल पे 25% से कितना प्रॉफिट होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट यू गेट 30,000। एंड नाउ यू हैव क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। इस बार बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। निकालो भाई कितना स्टॉक आ रहा है। जी सो गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। हाँ डेबिट साइड की टोटल लगाओ, 45,000, 30,000, 27,000, फिर 18,000, देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 माइनस सेल्स 1,20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। टोटल कितनी हो गई?
1,50,000. ठीक है. सो वी गॉट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. समझ लो यहाँ तक तो सब अपने वर्किंग नोट ही हुए हैं. हाँ भाई, कर लो भाई, कॉपी कर लो फटाफट. साथ साथ में ही कर रहे थे. Completed fast, no issues. यस, फिनिश्ड. चलिए अब अपन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. सॉल्यूशन इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ क्लेम. बिल्कुल बढ़िया सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए. हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखानी है. लेजर अकाउंट तो है नहीं, तो वही मैंने कहा, अंग्रेजी इधर, गणित इधर. ओके, इंग्लिश एंड मैथ्स टू बी सेपरेटेड, वर्ड्स एंड फिगर्स टू बी सेपरेटेड. तो देखिए किस तरह से लिखना है. टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. आपने कहा ये रहा साहब, 30,000 हमने कैलकुलेट किया. लेस साल्वेज, कुछ माल बच गया क्या? आपने कहा यस, क्वेश्चन ने दिया है ना शायद. 5,000 का गुड्स हमने जलने से बचा लिया. ओके, लास्ट सेंटेंस जो है क्वेश्चन का, लास्ट लाइन में 5,000 रुपये दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक, कि नुकसान इतने का हुआ. कितने का हुआ साहब? 25,000 का. तो आप कहेंगे ये क्लेम मिल जाना चाहिए, पर इंश्योरेंस कितने का करा रखा है? 22,500. तो अब आप कहेंगे कि एक और लाइन में अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इंश्योर्ड स्टॉक 22,500. हाँ, इस इंश्योर्ड स्टॉक को किससे कंपेयर करना है? इस टोटल स्टॉक से. हाँ, गलती से इसको इससे कंपेयर मत कर लेना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा. आप कहेंगे इंश्योरेंस कराया 22,500 का और गोडाउन में स्टॉक था कितना? 30,000 का. जला कितना है उससे मतलब नहीं है, इंश्योरेंस कराया कितना और गोडाउन में स्टॉक कितना था. आपने कहा गोडाउन में स्टॉक ज़्यादा था, अंडर इंश्योरेंस, सो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. So average clause is applicable. So claim, हाँ फॉर्मूला लगाना है, दिखाना भी है. लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई इंश्योर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. लॉस कितने का हुआ? 25,000 का. इंश्योर्ड कितना था? 22,500. टोटल स्टॉक कितना था? 30,000. इसको ऐसे समझ लीजिए, 30,000 का स्टॉक था. इंश्योरेंस कंपनी को आपने छुपाया कि नहीं नहीं हमारा तो स्टॉक 22,500 का ही रहता है, इंश्योरेंस इतने का कर दो. एक तरह से 75% ही स्टॉक इंश्योर कराया. तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जितना घाटा हुआ उसका 75% 18,750 रुपये क्लेम में ले लो और चुपचाप घर चले जाओ. मतलब 25,000 तो वैसे ही नहीं मिलना था. हाँ, अगर एवरेज क्लॉज नहीं होता तो 22,500 की पॉलिसी, लॉस 25 का, 25 तो कभी मिलना ही नहीं है, 22,500 मिल जाता. पर क्योंकि एवरेज क्लॉज है 22,500 भी नहीं मिलेगा, आपको 18,750 में ही संतोष करना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज. क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन अपने प्रीमियम बचाना चाहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी थोड़ा बिजनेस तो हमको भी आता है, हम भी हमारा क्लेम क्या करें, बचा लें. ठीक है भाई, चलिए जी. तो ये हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन आज किया.
जिसमें पिछले साल का ट्रेडिंग बनाया, जीपी रेट निकाली, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दे दिया ये लॉस बाय फायर थेफ्ट वगैरह का, और हमने इस तरह से क्लेम का कैलकुलेशन कर लिया। हर क्वेश्चन में मोस्टली ये रहेगा, पिछले साल का ट्रेडिंग बनाओ, जीपी रेट निकालो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ, फिर ये स्टेटमेंट बनाओ। ओके, एकदम अच्छे से तरीके से। एग्जामिनर को बस ये चीज़ें एकदम से लास्ट में दिखती रहनी चाहिए, हाँ ये निकाला ये निकाला, ओके मार्क्स देते जाओ। ओके, चलिए आज के लिए होमवर्क लिख लीजिए प्रैक्टिस असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज आप घर पे करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, 11th-12th वाले एडजस्टमेंट है, वही गुड्स चोरी हो गए, ठीक है, वेजेस पेड फॉर मशीन, ऐसे एडजस्टमेंट किए हुए थे ना, वो प्लस माइनस जो करने हैं बस उस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।